सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई मुल्क तब भी ईरान और अमेरिका के बीच तब तक युद्ध विराम नहीं करा सकता जब तक इजराइल ना चाहे। इजराइल ने अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव को मजबूरन कबूल तो कर लिया, लेकिन यह भी कहा था कि लेबनान का मुद्दा इस सीजफायर का हिस्सा नहीं होगा। मित्रों, इस विश्लेषण की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि लेबनान पर इजरायली वायुसेना ने बहुत बड़ा हमला किया है। इस बमबारी की वजह से लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। राजधानी बेरूत की धरती पर मलबे का ढेर बन गया। इस हमले को दुनिया ने देखा, लेकिन इस कार्रवाई से एक चौंकाने वाला तथ्य भी जुड़ा हुआ है। यह तथ्य अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। इसी वजह से हम आपके लिए इजरायली हवाई हमले का रहस्यमयी फैक्टर डिकोड करने जा रहे हैं। इजरायली कार्रवाई के इस सरप्राइज फैक्टर को समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े बहुत ही ध्यान से देखने चाहिए। मित्रों, इस बमबारी में इजरायली वायुसेना के 50 लड़ाकू विमान शामिल हुए। इन विमानों ने लेबनान की धरती पर स्थित 160 टारगेट्स पर हमला किया। इजरायली वायुसेना ने कुल 100 बम गिराए और इन बमों को गिराने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगा। 160 टारगेट, 100 बम और वक्त सिर्फ 10 मिनट। मित्रों, खास बात ये हमले इजराइल और लेबनान बॉर्डर यानी दक्षिणी लेबनान से लेकर बेरूत तक हुए। इन दोनों इलाकों के बीच 100 किलोमीटर का फासला है। 100 किलोमीटर के फासले में 160 निशानों पर एक साथ 100 बम गिरा देना, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह कि सभी हमलों ने अपने लक्ष्य पूरे किए, यानी इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। मित्रों, ऐसा हवाई हमला किसी करिश्मे से कम नहीं कहा जा सकता। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर कोई बड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं की, लेकिन कुछ मीडिया संस्थानों ने इस हमले में इंटेलिजेंस की भूमिका का जिक्र किया है। अब हम आपको लेबनान पर हुए इस बड़े हमले में इजरायली इंटेलिजेंस के रोल के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, यह ऑपरेशन इजराइल की अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर किया। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना की इंटेलिजेंस टुकड़ी यानी यूनिट 8200 शामिल थी। इस यूनिट को इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी अमान और मोसाद की उत्तरी इलाकों के लिए जिम्मेदार यूनिट का साथ मिला। ये तीनों एजेंसी कई हफ्तों से हिजबुल्लाह से जुड़े टारगेट्स की गतिविधियां ट्रैक कर रही थी और फिर सही मौका मिलते ही हमला कर दिया गया। मित्रों, हमेशा की तरह इन रिपोर्ट्स पर भी इजराइल ने कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। इजराइल खामोश है, लेकिन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सूत्रों ने एक थ्योरी सामने रखी है। इस थ्योरी में कहा गया है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह के एक बड़े नेटवर्क की अलग अलग लोकेशंस पता लगा ली थी। अब हम आपको इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़ी इसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस सूत्रों का मानना है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह की डिजिटल बातचीत के तरीकों का पता लगा लिया था। जिस तरह हम और आप अपने दफ्तरों में कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, ठीक उसी तरह हिजबुल्लाह के कमांडर भी एक ऐप के जरिए आपस में बातचीत करते थे। इजरायली इंटेलिजेंस ने उस कंप्यूटर का पता लगा लिया था जहां से यह कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू की जाती थी। जैसे ही कंप्यूटर से कॉल शुरू की गई, हैकिंग के जरिए उस कॉल से जुड़े दूसरे कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की लोकेशन पता कर ली गई। लोकेशन मिलते ही इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी शुरू कर दी। यह बमबारी इतनी अचूक थी कि एक बिल्डिंग में छिपे हिजबुल्लाह चीफ नाइम कासिम के भतीजे को भी मार दिया गया। यहां हम दोहरा देते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल से लोकेशन पता करना अब तक सिर्फ एक थ्योरी है। इजराइल ने इस बाबत कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन इस थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का इतिहास ऐसे ही अजब गजब तरीकों से भरा रहा है। मित्रों, आपको याद होगा दिसंबर 2024 में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया था। इजरायली खुफिया एजेंसियों ने हिजबुल्लाह को विस्फोटकों से भरे पेजर सप्लाई करा दिए थे। लगातार 2 दिन तक हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के पास मौजूद पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होते रहे थे। इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और तकरीबन 3500 घायल हो गए थे। जो मोसाद पेजर में बम भेज सकता है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल से लोकेशन का पता करना यह कोई बड़ी बात नहीं। मित्रों, इजरायली खुफिया एजेंसियों की हालिया कामयाबी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि अब नेतन्याहू खुलकर युद्ध आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू का ये युद्ध घोष आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए। इजराइल ने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। जो आज तक असंभव माना जाता था, वो हमने कर दिखाया है। हमारे लक्ष्य अब भी बाकी हैं, हम उन्हें पूरा करके रहेंगे। ये दुश्मन के ऊपर है कि वो बातचीत से मानता है या फिर लड़ाई करके। हम युद्ध के लिए लगातार तैयार हैं। हमारे सैनिक और हमारी बंदूकें फायरिंग मोड में है।
मित्रों, लेबनान में हमला करके इजराइल ने एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 शिकार किए। अब हम आपको इजराइल के इन्हीं लक्ष्यों की जानकारी देने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह पर हमला करके इजराइल ने अपने पड़ोस में मौजूद खतरे को कम कर दिया। हिजबुल्लाह पर हमले के बाद ईरान से सख्त प्रतिक्रिया आई, जो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम को प्रभावित कर सकती है। तीसरा बड़ा लक्ष्य है लेबनान की सरकार। हिजबुल्लाह पर हमले की वजह से लेबनान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेबनान की इस पीड़ा को समझने के लिए आपको कैबिनेट मंत्री हनीन सैयद का बयान ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, लेबनान की सरकार की तरफ से बोलते हुए हनीन सैयद ने कहा, हिजबुल्लाह पर इजराइल का हमला इस युद्ध में एक खतरनाक मोड़ है। इन हमलों की वजह से लेबनान में विस्थापित आबादी की संख्या बढ़ गई है। इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों को रोकने के लिए हम इजरायली सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। लेबनान की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव साफ संकेत है कि इजराइल के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों के लिए लेबनान अब हिजबुल्लाह को भी नकार सकता है। मार्च के महीने में लेबनान ने हिजबुल्लाह के गढ़ यानी दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटा ली थी। अब बातचीत का ऑफर दिया जा रहा है। ये सभी घटनाक्रम बताते हैं कि अब हिजबुल्लाह को लेबनान में मौजूदगी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस नीति पर इजराइल चल रहा है उसे देखकर प्राचीन चीन के दार्शनिक सुन त्सू की एक नीति याद आ जाती है। मित्रों, अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने लिखा है, अगर दुश्मन की योजनाएं खत्म कर दी जाएं तो दुश्मन का गठबंधन भी टूट जाएगा। ऐसे कदम उठाकर दुश्मन के गठबंधन में शामिल पक्षों को अपनी तरफ झुकाया जा सकता है। भले ही पाकिस्तान जैसे देश ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम की नाकाम कोशिश कर रहे हों, लेकिन इजराइल ने अपना मकसद दुनिया को बता दिया है। अगर ईरान अमेरिका का युद्ध रोका जाएगा तब भी इजराइल हिजबुल्लाह जैसे दुश्मनों को खत्म करता रहेगा ताकि इजरायली सरहदों को सुरक्षित किया जा सके। डीएनए मित्रों, ये तय मानिए, अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध विराम हुआ तो वो इजराइल की मर्जी से ही होगा। इजराइल का इतिहास रहा है कि वो युद्ध विराम तभी करता है जब आगे युद्ध की संभावना ना हो। इजराइल की ये नीति समझने के लिए आज आपको इजरायली सीजफायर का इतिहास भी देखना चाहिए। 1979 में कैंप डेविड समझौते के तहत इजराइल ने इजिप्ट के साथ समझौता किया था। तब से लेकर आज तक इजराइल और इजिप्ट के बीच तनाव नहीं बढ़ा है। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ था। इजराइल और जॉर्डन के रिश्ते तब से लेकर आज तक बेहतर ही हुए हैं। 2020 में मोरक्को और बहरीन के साथ जंग न लड़ने पर सहमति जताई थी। इन देशों के साथ भी इजराइल का कोई तनाव नहीं है। मित्रों, इतिहास के इन्हीं अध्यायों की वजह से माना जाता है कि स्थायी शांति का रास्ता इजराइल की मर्जी से ही खुलेगा। पाकिस्तान जैसे देश कितने ही हाथ पैर मार लें, वो ईरान के युद्ध को रोक नहीं सकते।